हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के एग्जाम्स के पर्पज़ से होगा इसमें। और हम बात करें तो ये मैराथन क्लास होगा, क्योंकि इसमें सभी हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जितने भी टॉपिक से रिलेटेड, उन सभी को टॉपिक को जो है करके एक एक करके जो है इसमें सीरियल वाइज से लगाया हुआ है, और इसमें जो है उसको हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक हैं सभी के सभी टॉपिक इसमें दिए गए हैं, समाहित किए गए। तो सभी जो है संपूर्ण हिंदी एक साथ यूपी ट्रिपल एस सी पेड के लिए इसमें आप देख सकते हो। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको मिल पाएगा। तो सामान्य हिंदी चलिए स्टार्ट करते हैं, और सिर्फ प्रश्नोत्तर का ही होगा इसमें सारा का सारा चीज़। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें संधि से चीज़ें को देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर देखें तो दिया गया है कि महर्षि में कौन सी संधि है। ठीक है, यानी महर्ष शब्द में कौन सी संधि है बताना है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, महर्षि में जो है गुण संधि आता है, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। देखिए, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ हो और दूसरे शब्द में ह्रस्व या दीर्घ छोटी ई छोटा ऊ री के बाद कोई वर्ण हो, तो छोटा आ प्लस ई जो है ए हो जाता है, और बड़ा आ और छोटा ऊ ओ हो जाता है, और छोटा आ प्लस डी आर हो जाता है। तो इस तरीके से यह जो है गुण संधि कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो यह संधि जो है स्वर संधि के अंतर्गत आने वाला एक रूप है, जिसमें महर्षि का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे महा प्लस ऋषि आता है, यहाँ पे बड़ा आ और री मिलकर यहाँ पे अर हो गया है, इसलिए जो है ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद बताना क्या हो जाएगा। ठीक है, संधि विच्छेद पूछा जाता है खासकर। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो अन्वेषण का संधि विच्छेद जो होगा वो सी पार्ट में दिया गया है। अनु प्लस एसड़ जो होता है ये इसका जो है संधि विच्छेद होता है। अब इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें अगर हम संधि की बात करेंगे तो इसमें जो है यड़ संधि के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटा ऊ और ए मिलकर वह हो जा रहा है, अन्वेषण हो जा रहा है, यहाँ पे वाह हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यड़ संधि का ये उदाहरण के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो उज्ज्वल में कौन सी संधि आती है? तो देखिए, उज्ज्वल में अगर हम बात करेंगे तो इसमें करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, व्यंजन संधि। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि जो है अगर हम बात करें तो व्यंजन संधि के साथ क्या होता है कि स्वर तथा व्यंजन, स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो है उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे कि जगत प्लस नाथ, अब इस तरीके से दोनों मिलकर क्या बनते हैं? जगन्नाथ बनता है। तो यहाँ इसमें कौन सा संधि हो जाएगा? यहाँ पे जो है व्यंजन संधि हो जाएगा। जैसे कि उत प्लस धात दिया गया है, तो ये उदात बनता है और इस तरीके से बनता है, जो कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। यानी कि अगर ता वर्ग के पश्चात अगर चा वर्ग आए तो वर्ण का जो है चा वर्गीय हो जाता है। जैसे कि विपद प्लस जाल, यहाँ पे दा आया है, ये ता वर्ग के अंतर्गत आता है। ता था दा था ना, ये ता वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे चा वर्ग के अंतर्गत हो जाएगा विपद जाल। यानी कि ये जो पहला अक्षर जा है तो यहाँ पे भी आधा जा हो जाएगा और ये दा हट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से उत प्लस जल, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस जल और बनकर ये बनता है उज्ज्वल। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी इसका संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? तो सज्जन के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही सेम ये व्यंजन संधि है और आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। सत्य प्लस जन इसका जो है विच्छेद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दुशासन शब्द का सही संधि विच्छेद बताना, इसमें से क्या हो जाएगा? ठीक है, तो दुशासन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये दुह प्लस शासन के अंतर्गत आएगा और आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिया गया कि निसंदेह में कौन सी संधि है? तो निसंदेह में अगेन हम इसको जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये जो है बनता है संधि विच्छेद नि प्लस संदेह। ठीक है, नि प्लस संदेह बनता है, और जहाँ पे विसर्ग आ जाए वहाँ पे क्या हो जाता है? विसर्ग संधि हो जाता है। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है इनमें से? तो इसमें अगर निष्ठुर की बात करेंगे तो निष्ठुर में विसर्ग संधि होता है। निर्विकार भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके साथ साथ निश्चिंत भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे नितांत जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निराशा शब्द में कौन सी संधि है? इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? निराशा शब्द में कौन सी संधि है? तो निराशा शब्द में अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये क्या बनता है? नि प्लस आशा, और जहाँ पे विसर्ग बिंदी आ जाए वहाँ पे क्या हो जाता है? वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से अगर हम देखते हैं निराधार, तो निराधार का संधि विच्छेद क्या होगा, निह प्लस आधार, ठीक है। और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये दोनों मिलकर निराधार बनता है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है इनमें से। तो व्यंजन संधि के उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा सदाचार। सदाचार जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्यों उदाहरण है, देखिए जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है सत प्लस आचार, और जहाँ पे ता वर्ग के बाद जो है ता वर्ग के बाद उसी वर्ग का दा हो जाता है, यहाँ पे उसी वर्ग का अक्षर आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, व्यंजन संधि का मेल हो रहा है, तो सदाचार हो जाएगा और ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। सदैव में बात करेंगे तो सदा प्लस है, इसकी विसर्ग क्या कहते हैं संधि विच्छेद होगा, और ये वृद्ध संधि का उदाहरण है। मनोरथ की बात करेंगे तो मनः प्लस रथ, और निर्गुण की बात करें तो निह प्लस गुण, ये दोनों विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वाप का संधि विच्छेद क्या होगा इनमें से। तो द्वाप का संधि विच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा दो प्लस अप, दो प्लस अप हो जाएगा और द्वाप मिलकर बनता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अ प्लस आ मिलकर आओ हो जा रहा है, और जहाँ पे आओ आ जाए वहाँ पे अयाद संधि हो जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अत्यधिक का सही शुद्ध जो है संधि विच्छेद क्या होगा इसमें से। तो अत्यधिक का इसमें से अगर हम बात करें संधि विच्छेद इसका करते हैं तो अति प्लस अधिक होता है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस अधिक, और ये मिलकर अत्यधिक बनता है, जो कि ये यड़ संधि का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। यड़ संधि का उदाहरण हो जाता है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है इनमें से। तो विसर्ग संधि की बात करेंगे तो निरंतर जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। निरंतर की अगर हम बात करेंगे तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो निह प्लस अंतर इसका संधि विच्छेद होता है, और जहाँ पर विसर्ग आ जाए वहाँ पर क्या होता है, विसर्ग संधि होता है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इति प्लस आद इत्यादि में कौन सी संधि है। ये इसका संधि विच्छेद दिया गया है और इस शब्द का हमें संधि बताना है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इति प्लस आद यहाँ पे या हो रहा है, तो ये यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। इत्यादि, तो इसमें क्या हो जा रहा है, ई प्लस आ मिलकर जो है ये क्या बन जा रहा है, ई प्लस आ मिलकर या हो जा रहा है, ठीक है। तो इत्यादि शब्द हो जाएगा, यड़ संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। तो इनमें से अगर हम देखा जाए मनोहर शब्द में, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है, मनः प्लस हर होता है, और ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि, ठीक है। मनोहर विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है इनमें से। संधि में दोनों पक्षों का मेल होता है, और पहला ही ये गलत है, ठीक है। संधि में दोनों पक्षों का मेल नहीं होता, संधि में जो है दो वर्णों या पदों का मेल होता है, दो वर्णों या फिर पदों का मेल होता है, ठीक है, पक्ष का मेल नहीं होता। तो इस तरीके से यही आंसर हो जाएगा। बाकी लिखा संधि तोड़ने को विच्छेद करते हैं, जो कि सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहा जाता है, ये भी सही है। तो आंसर इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है इनमें से बताना है। दिया गया है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, जो कि सही है। दूसरा है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी सही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन देखते हैं, इस तरीके से दिया गया है कि जो है व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है, तो ये भी सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, जो कि गलत है। विसर्ग का विसर्ग के साथ मेल नहीं होता, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। डी पार्ट में गलत बताना था, गलत जो है डी पार्ट में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार में कौन सी संधि है। तो पुरस्कार में संधि की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये संधि विच्छेद बनता है कुछ इस तरीके से, पुरः प्लस कार, और जहाँ पे विसर्ग बिंदु आ जाए वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव में कौन सी संधि है बताना। तो सदैव में संधि की बात करेंगे तो यहाँ पे वृद्ध संधि का ये उदाहरण है, आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। सदा प्लस एव इसका जो है संधि विच्छेद बनता है, और ये वृद्ध संधि के अंतर्गत आता है। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो तल्लीन के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो तथ प्लस लीन इसका संधि विच्छेद बनता है, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। और ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है क्या है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। इसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आंसर इसका हो जाएगा तल्लीन का, डी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागजाल संधि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो वागजाल शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वो ए पार्ट में दिया गया है,
वाक प्लस जाल इसका संधि विच्छेद होता है, और ये भी जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो शब्द अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो शब्द अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस आय। क्या होता है? अनु प्लस आय होता है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये यड़ संधि का उदाहरण है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से संधियाँ हो गई। अब हम आप आगे देखेंगे विलोम शब्द के जो है प्रैक्टिस सेट का बात करेंगे। विलोम शब्द में प्रैक्टिस सेट में क्या क्या चीज़ें जो कुछ इंपॉर्टेंट है या फिर आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम इसमें लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेशित शब्द का विलोम बताना। आवेशित शब्द के विलोम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो आवेशित का विलोम होता है अनावेशित। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आवेशित शब्द का विलोम क्या होता है? अनावेशित होता है। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और अनावृष्टि वृष्टि का होता है, तथा अनाश्रित जो होता है आश्रित का विलोम होता है, और अनावृत जो होता है आवृत्ति का विलोम होता है। तो इस तरीके से सभी का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन अश्लील शब्द का विलोम है? तो अश्लील शब्द का विलोम होता है शलील, शलील जो कि ए पार्ट में दिया गया है। शलील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है? तो अर्जन शब्द का विलोम होता है व्ययन। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जबकि इसमें अगर अर्जित शब्द का देखा जाएगा विलोम तो अनर्जित हो जाएगा। अमृत काल शब्द का विलोम विष होता है, और अनर्थ का विलोम क्या होता है? अर्थ होता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पाश्चात शब्द का विलोम क्या है? तो पाश्चात शब्द के विलोम की अगर हम बात करेंगे इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो पाश्चात का विलोम होता है पौरस। ठीक है, पौरसत्व, पौरसत्व हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या फिर इसको कहीं पौरवात्य लिखा है तो भी सही है, पौरसत्व लिखा है तो भी सही है, दोनों में से दोनों हो सकता है। अनुरक्त का विलोम क्या होता है? अनुरक्त शब्द का विलोम होता है विरक्त। ठीक है, अनुरक्त शब्द का क्या होता है? विरक्त होता है, ना कि विरक्त। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर अनुरक्त शब्द का विलोम पूछा जाएगा तब विरक्ति होगा। अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो अधिकृत का विलोम शब्द होता है अनधिकृत। ठीक है, अनधिकृत होता है। बी पार्ट वाला सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है परिश्रम शब्द का विलोम क्या होता है? ठीक है, परिश्रम शब्द का विलोम क्या होता है? परिश्रम शब्द का क्या होता है? विश्राम। परिश्रम शब्द का विलोम विश्राम होता है। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, और आश्रम विश्रम इससे संबंधित नहीं है। विश्रांत शब्द जो है विशेषण है, अतः संज्ञा परिश्रम का विलोम नहीं हो सकता। आश्रांत शब्द का विलोम विश्रांत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इप्सित शब्द का विलोम क्या है? तो इप्सित शब्द का विलोम की बात करेंगे तो अनिप्सित हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अभिप्सित लिखा हुआ अधिष्ठित का होता है, और कुत्सित जो होता है इसके संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, स्वजाति का विलोम क्या होता है? स्वजात, स्वजाति के विलोम की अगर हम बात करें तो विजात हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, विजात। ठीक है, और अगर हम बात करें तो परिजात भी जो है स्वजाति का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम क्या होता है? तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। क्या होता है? रोपण होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। निमीलन मत मारिएगा, डी पार्ट इसका करेक्ट होगा, रोपण इसका सही होगा। ठीक है, निमीलन का विलोम जो होता है उन्मीलन होता है। इस तरीके से याद रखिए, देख लीजिएगा, ये डिफरेंट होता है दोनों में। अगला क्वेश्चन है अमित शब्द का विलोम क्या होता है? तो अमित का विलोम होता है परिमित। सी पार्ट में दिया गया परिमित जो होता है वो अमित का विलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश का विलोम क्या है? तो श्री गणेश के विलोम की बात करेंगे तो इत श्री विलोम होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इत श्री। जबकि अगर हम देखें तो अथ का विलोम इति होता है। ठीक है, और इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है, ये भी याद रखिएगा। नीचे दिए गए में से कौन सा युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत है इनमें से? तो अनुग्रह का आग्रह दिया गया है जो कि गलत है। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा करना। ठीक है, कृपा, अनुग्रह का अर्थ है कृपा, जिसका विलोम क्या होता है? विग्रह होना चाहिए। यहाँ पे आग्रह दिया जो कि गलत है, तो यही गलत त्रुटिपूर्ण है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। बाकी अनंत का शांत होता है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट होता है। ठीक है, जड़ का विलोम चेतन, आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होगा। शांत एक जो है अंतयुक्त विशेषण है, यह अनंत का विलोम है। अंत, प्रत्यंत, आदंत, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे विलोम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋजु का विलोम क्या होता है? तो ऋजु का विलोम होता है वक्र। ठीक है, वक्र हो जाएगा। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो विकल्पों में से एक वक्र के विलोम शब्द सरल, अवक्र और सीधा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अथ का विलोम क्या होता है? तो अथ का विलोम होता है इत, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इसकी अगर हम बात करें तो समाप्त, पूर्ण एवं खत्म एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं, ठीक है। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, तो अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ। आंसर ए पार्ट में दिया गया अज्ञ, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट अज्ञ हो जाएगा। अब यहाँ पे विज्ञ एवं प्रज्ञ दिया गया जो कि अज्ञ के विलोम है। चतुर का अर्थ चालाक होता है, अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ भी होता है, ये भी अगर दिया गया है तो अभिज्ञ का अज्ञ होता है और अनभिज्ञ भी होता है, दोनों याद रखिएगा। अभिज्ञ के विलोम के लिए विकल्प में अभिज्ञ भी प्राप्त हो सकता है, यानी कि अनभिज्ञ, अज्ञ और अभिज्ञ इन तीनों में से कोई भी मिल सकता है आपको देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतज्ञ का विलोम कौन सा शब्द है इसमें से, तो कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है जो कि सी पार्ट में दिया गया है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अकृतज्ञ संवेदनहीन और जड़ के अर्थ जो है दूसरे रूप में प्रयोग होते हैं। अगर हम देखा जाए कृतज्ञ के न रहने पर जो है अकृतज्ञ को भी कृतज्ञ के विलोम के रूप में चुना जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर कृतज्ञ है तो यही चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकीर्ण का विलोम क्या है। संकीर्ण के विलोम शब्द की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, विस्तीर्ण। विस्तीर्ण जो होता है वो संकीर्ण का विलोम होता है, जबकि संक्षेप का विलोम जो होता है वो विस्तार, और विकीर्ण का विलोम आकीर्ण होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ विलोम शब्द हो गए। अब हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द कुछ। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो दिया गया है गेह। गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है इनमें से, तो गेह शब्द का पर्यायवाची इनमें से ग्रह यानी कि घर होता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके अगर हम देखते हैं एक्सप्लेन की, तो गेह शब्द के पर्यायवाची घर, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम और ग्रह, ये सभी जो है गेह के पर्यायवाची हैं। गर्दभ जो है गधा का पर्यायवाची तथा व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची कौन सा है इनमें से, तो पादप जो दिया गया ये वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वृक्ष के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो तरु, द्रुम, पादप, विटप, अगम, पेड़, गाछ, ये सब वृक्ष के पर्यायवाची हैं। प्रसून जो है ये फूल का पर्यायवाची है, किंकर जो है दास का पर्यायवाची है, और हेम जो है ये सोना का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, सोना, स्वर्ण, स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल शब्द का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा, तो कमल शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो तामरस जो दिया गया है ये कमल का पर्यायवाची होता है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, तामरस, ठीक है। कमल के अन्य पर्यायवाची में अगर हम बात करें तो सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, शतदल, अम्बुज, सरसिज, नलिन, तामरस आदि होते हैं, जबकि रसाल जो है ये आम का पर्यायवाची है और अम्बु जो है ये जल का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आग शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, तो आग शब्द का पर्यायवाची इनमें से अगर हम देखेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा वैश्वानर। वैश्वानर जो है वो आग शब्द का पर्यायवाची है। आग के अन्य पर्यायवाची के अंतर्गत अगर हम देखें तो अनल आता है, अनल बहुत इंपॉर्टेंट है आग का पर्यायवाची, ठीक है। अनल और अनिल, अनिल जो है वो वायु का पर्यायवाची है और आग का पर्यायवाची अनल होता है, ठीक है। पावक है वायु शाखा, दहन, वैश्वानर, कृषाण, हुताशन, जातिवेद, ये सब आग के पर्यायवाची हैं। पुंडरीक जो है ये कमल का पर्यायवाची है और सैंधो जो है घोड़ा का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चंद्रहास। यहाँ पे चंद्रहास है और चंद्रहास का शब्द का पर्यायवाची बताना है क्या होगा, तो इनमें से आंसर हो जाएगा डी पार्ट, करवाल जो होता है ये चंद्रहास का पर्यायवाची होता है। अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो तलवार, खड़ग, करवाल, अस्य, कृपाण, ये सब चंद्रहास के पर्यायवाची हैं, जबकि मनमत जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आशय शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। आशय शब्द का पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो तात्पर्य जो है ये आशय का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ और सारांश, ये सब आशय के पर्यायवाची हैं। आहार भोजन का पर्यायवाची और परिहार जो है अनिवार्य का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो फल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो फल का इनमें से परिणाम हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फल के अन्य पर्यायवाची में परिणाम, नतीजा और अंजाम आता है। फरेब जो है छल का पर्यायवाची, फड़ी सर्व का पर्यायवाची और फिराक जो है चिंता का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सुंदर शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या है, किस शब्द का है, तो सुंदर जो है चार शब्द पर्यायवाची हो सुंदर का, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो रुचिर, चार, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक और ललित आदि आते हैं सुंदर शब्द के पर्यायवाची। इसके अलावा जो जबकि केसी जो है सिंह का पर्यायवाची है, अम्बुद जो है ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, पुष्कर जो है तालाब का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। यमुना शब्द के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो अर्कजा हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अर्कजा जो होता है यमुना का पर्यायवाची होता है। यमुना के अन्य पर्यायवाची शब्द जान लीजिए, सूर्य सुता है, सूर्य तनया है, कालंदी है, अर्कजा है, कृष्णा है। और क्लेश जो है कष्ट का पर्यायवाची है, पुष्कर तालाब का, और तरंगड़ी जो है ये नदी का पर्यायवाची है, ठीक है।
शशांक शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो चंद्रमा शशांक का पर्यायवाची होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शशांक के अन्य पर्यायवाची में देखते हैं तो चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, छपाकर, मृगलांछन, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, द्विजराज, राकेश, मृगांक, इंदु, राकापति, रजनीपति, निशानाथ, तारकेश्वर, ये सभी जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। बिडौला का पर्यायवाची बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिडौला शब्द किसका पर्यायवाची है ये बताना। ठीक है, बिडौला का पर्यायवाची की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची। ठीक है, बिडौला किसका है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अन्य पर्यायवाची इंद्र के देखेंगे तो कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरहूत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, शचीपति, सुरपति, ये सभी जो है इंद्र के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है मार शब्द का पर्यायवाची। मार शब्द किसका पर्यायवाची है? तो मार शब्द जो है अनंग का पर्यायवाची इनमें से हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो मार, स्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मयन, कुसुमसर, मकरध्वज इत्यादि किसके हैं? कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द एक शब्द है जो रात का पर्यायवाची है? इनमें से तो रात के पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे इनमें से तो हो जाएगा तमिस्रा। तमिस्रा हो जाएगा जो कि डी पार्ट में दिया गया रात का पर्यायवाची। और बाकी अन्य शब्द जो हैं रत्नगर्भा, अचला, धरित्री, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? अगले क्वेश्चन में मृगेंद्र का बताना कौन सा शब्द हो जाएगा? तो मृगेंद्र का केसरी शब्द होता है पर्यायवाची इनमें से। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। अब केसरी यानी कि सिंह के पर्यायवाची सभी हैं, तो केसरी, मृगेंद्र, नाहर, मृगराज, शार्दूल, ये सभी क्या है? सिंह के पर्यायवाची। जबकि कुरंग जो है हिरण का पर्यायवाची है, भुजंग सांप का पर्यायवाची है, तुरंग जो है घोड़ा का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है षटपद शब्द का पर्यायवाची है। किस शब्द का पर्यायवाची है षटपद? तो षटपद जो होता है भावना का पर्यायवाची होता है, भ्रमर का पर्यायवाची होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? भ्रमर। ठीक है, भ्रमर हो जाएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। और अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात करें भ्रमर के या भौरा के, तो अन्य पर्यायवाची में आता है मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षी इत्यादि जो है भौरे के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक शब्द जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो मत्स्य जो होता है मछली का पर्यायवाची है, मीन भी होता है, शफरी भी होता है, लेकिन जलोदरी जो होता है ये मछली का पर्यायवाची नहीं होता। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जलोदरी। मछली के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो मत्स्य, मीन, शफरी, झस, जल जीवन, जल तोरी होता है, लेकिन जलोदरी का इससे कोई संबंध नहीं होता। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक लहर शब्द का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। ठीक है, लहर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो बीज जो कि है लहर शब्द का, दुकूल, दुकूल नहीं होता, तो दुकूल ही आंसर हो जाएगा। हिलोर और तरंग ये सभी लहर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, दुकूल जो है लहर का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि ये वस्त्र का पर्यायवाची होता है दुकूल। ठीक है, तरंग, बीज, हिलोर, उर्म इत्यादि लहर के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है देवता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द है? तो देवता का पर्यायवाची में विभुद आता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देवता के पर्यायवाची के शब्द ज्ञान की बात करेंगे तो देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमर्त और अजर ये सभी देवता के पर्यायवाची हैं। बगीचा शब्द का पर्यायवाची अगले क्वेश्चन बताना है, तो बगीचा का आराम होता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अन्य पर्यायवाची में आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज ये सभी जो है बगीचा के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन में हमें समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा बताना है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, जलद शब्द क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता। जलद शब्द जो होता है ये किसका पर्यायवाची होता है? बादल का पर्यायवाची होता है। बाकी पयोधि है, जलधि है, वारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, नीरनिधि, अवधि, जलधाम, वारिश, अड़रो, रत्नाकर, पारावार ये सभी क्या है? समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो समुद्र के पर्यायवाची में आप देख लें लास्ट में धा शब्द आता है सब में। ठीक है, लगभग तो जहाँ पर धा शब्द आएगा वो क्या हो जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, और जहाँ पे दा शब्द आएगा वो क्या हो जाएगा? लगभग बादल के पर्यायवाची होते हैं। अब बात करेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके दिया गया है कि जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे हम उसको? तो उसको हम कहते हैं एक शब्द में अजात शत्रु। क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शत्रु से रहित व्यक्ति के लिए एक शब्द शत्रुहीन होता है और निःशत्रु, जबकि जो शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द अशत्रु होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, असाध्य। क्या होता है आंसर? बी पार्ट, असाध्य। और इसके अलावा जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके उसको हम कहते हैं दुस्साध्य। जिसका उपचार श्रम से हो उसको हम कहते हैं श्रम साध्य। और साधन से रहित के लिए जो है साधनहीन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो मोक्ष की कामना करने वाले के लिए वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? तो है मुमुक्षु। क्या है आंसर? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? तो है वीर प्रसू। क्या है आंसर? सी पार्ट हो जाएगा, वीर प्रसू। और इसके अलावा वीर स्त्री के लिए एक शब्द वीरांगना है, पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द पुत्रवती, और वीर बहू के लिए एक शब्द वीर बहुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्तिशाली, दयालु, धीर, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए जो है एक शब्द कौन सा है इनमें से? तो वो हो जाएगा धीरोदात्त। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, करेक्ट। ठीक है। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए जो है धीरोदात्त होता है, और शक्तिशाली, दयाल, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए धीरोदात्त होता है। शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए धीर ललित होता है। इस तरीके से याद रखिएगा तीनों में। चलिए, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसको हम कहते हैं अप्रमेय। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, अप्रमेय। और जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया हो उसके लिए अप्रमाणित हो जाएगा शब्द। जो मापा ना जा सके उसके लिए अपरिमेय या अपरिमित दोनों होता है। और अनप्रमाणित में व्याकरणिक दृष्टि से दोहरे अन अथवा आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ जिसका अर्थ होता है प्रमाणित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है वियोगिनी। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, वियोगिनी। ठीक है। वियोगिनी या फिर विरहिणी। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया उसके लिए प्रोषित पतिका कहा जाता है। विरह यानी कि दुख में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द विरह विगता है। और वो स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो तो उसके लिए खंडिता शब्द कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन में लगने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम कहते हैं दावाग्नि। ठीक है, दावाग्नि कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं इसमें, तो समुद्र यानी कि बड़वा, बड़वा एक पर्यायवाची शब्द समुद्र को कहा जाता है, उसमें लगने वाली आग के लिए जो है बड़वाग्नि प्रयोग किया जाता है। और विरह की आग के लिए जो है विरहाग्नि, और पेट की आग के लिए जो है जठराग्नि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में हम कहते हैं सधवा। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, सधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य जो होता है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं नारद। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, नारद। और रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं। उसी प्रकार चाल चलने वाले को शकुनी कहा जाता है। महल के भीतरी भाग को किसी शब्द से जानते हैं? तो महल के भीतरी भाग को हम क्या कहते हैं? अंतःपुर। क्या कहा जाता है? अंतःपुर कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जात यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उसको हम कहते हैं अंत्यज। क्या कहते हैं उनको? अंत्यज कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहा जाएगा। चारों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त हो उसे शूद्र कहते हैं। जिसे छूना मना हो तो छूने योग्य न हो उसे अछूत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसको हम कहेंगे जितेंद्रिय। क्या कहेंगे? जितेंद्रिय कहेंगे। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए एक शब्द है असाध्य। क्या है? एक शब्द असाध्य है। ठीक है। और जिसके पास साधन है उसे साधनहीन, जो श्रम द्वारा साधा गया उसे श्रम साध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए है अजय। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, अजय। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय, जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जय, जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो अक्षय शब्द हो जाएगा। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जो मिट ना सके उसे अमिट कहेंगे, जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उपयुक्त शब्द क्या है? तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्वज्ञ। भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ होगा। जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो ज्ञानी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसको एक शब्द में हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं चंद्रशेखर। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। चंद्रमा की वो स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब अगला अभ्यास है जो कि
लिंग से संबंधित होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, तो उसको चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा ये बताना, ठीक है। आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग होता है आयुष्मती, जो कि बी पार्ट में दिया गया है, बी पार्ट से करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से बताना कि कौन सा शब्द पुल्लिंग का उदाहरण है, तो दया शब्द है, घटना शब्द है, जड़ता शब्द है और बुढ़ापा। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो क्या है कि इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग होता है, क्योंकि दया जो होता है वो दया किया, दया जो है की जाती है, ना कि किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे दया की जाती है वो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। घटना भी घटती है, ना कि घटना घटता है, तो घटना घटती है या घटना हुई तो वो भी स्त्रीलिंग में आएगा। और जड़ता भी होती है, ना कि होता है, लेकिन किंतु जो है बुढ़ापा आता है, इस तरीके से ये पुल्लिंग में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करें। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान, इसमें से अगर हम बात करेंगे तो बेग, मौन, दही और अहिंसा। बेग शब्द पुल्लिंग है, मौन शब्द भी पुल्लिंग है और दही शब्द भी पुल्लिंग है। अहिंसा शब्द स्त्रीलिंग है, आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो मेहतरानी, मेहतरानी का शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, ठीक है। पुल्लिंग शब्द बताना, तो मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग मेहतर होता है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द कौन सा इनमें से, तो पुल्लिंग शब्द इनमें से जो है चंद्रमा शब्द क्या है, पुल्लिंग होता है। बाकी अवस्था, भूख, थकान, ये सभी स्त्रीलिंग है, ठीक है। निम्न में से स्त्रीलिंग की पहचान करना है, इनमें से सरकार, सरकार ही स्त्रीलिंग है, ठीक है। बाकी संन्यास लेना, संन्यास लेना पुल्लिंग शब्द है। मोक्ष की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्त हुई तो पुल्लिंग शब्द है। और पीपल शब्द भी पुल्लिंग है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयत्री, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट करें। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। दया, निर्धनता, दुर्घटना, बड़प्पन, इनमें से अगर पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो हो जाएगा बड़प्पन। बड़प्पन जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बाकी सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग है। कैसे देखिए, जैसे जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना शब्द आए, आव शब्द आए, पन शब्द आए, वा, पा, ये सभी शब्द होते हैं, तो वह सब पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि गाना, आना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बुढ़ावा, बढ़ावा, बुढ़ापा, ये सभी क्या है, ये सब पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ तो रूल हैं, कुछ जो है सेंस, कुछ प्रयोग करके जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है, तो इनमें से पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे सरसों, मकई, सारस, मूंग, तो इसमें से सारस शब्द क्या है, पुल्लिंग है, बाकी सारे क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है एक, तो बनावट शब्द जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। बाकी छाता, अमरूद, सूर्य सभी पुल्लिंग शब्द, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है इसमें से पुल्लिंग शब्द है, तो मजा आया, मजा आया होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, पुल्लिंग है। बाकी सजा हुई जो कि स्त्रीलिंग है, कजा, रजा, ये सभी स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए, तो इनमें से पुल्लिंग शब्द की बात करें तो दारा शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है, बाकी सारे क्या है, स्त्रीलिंग है। अब ये संस्कृत में अगर हम बात करें, भार्या, दारा और कलत्र तीनों शब्द पत्नी के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु दारा शब्द जो है क्या है, पुल्लिंग शब्द है। भार्या जो है स्त्रीलिंग है एवं कलत्र जो है वो नपुंसकलिंग है। शेष जब सभी शब्द जैसे हवा, शिक्षा, कोयल, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है इनमें से, तो वे शब्द पुल्लिंग है, बाकी घास, आय, नहर, ये सभी स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है, तो दही शब्द की अगर हम बात करेंगे तो वैसे तो लगता है कि ये स्त्रीलिंग होना चाहिए, लेकिन ये है पुल्लिंग, ठीक है। ये जो है पुल्लिंग है या अपवाद स्वरूप, इसको याद रखिएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि इकारांत सब संज्ञाएं जो होती हैं, ठीक है, जैसे कि नदी, रोटी, टोपी, ये सभी स्त्रीलिंग होती हैं, किंतु अपवाद स्वरूप की बात करेंगे तो घी, मोती, दही, ये भी सब इकारांत संज्ञा है, लेकिन ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग श्रेणी के में आते हैं, पुल्लिंग श्रेणी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो नकल शब्द जो होता है वो पुल्लिंग शब्द नहीं होता, बाकी सारे रत्न, मोती, बचपन, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द बताइए, तो इसमें से अगर पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। सूची पत्र की बात करेंगे तो ये होता है पुल्लिंग शब्द, बाकी सारे स्त्रीलिंग है। किताब, गंगा, संसद, सब स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द किसमें से प्रयोग होता है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द में, तो ए पार्ट हो जाएगा। ऋतु शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, बाकी पंडित, आचार्य और हंस, ये तीनों पुल्लिंग शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए इनमें से, तो धुआं शब्द ये पुल्लिंग है, ठीक है।
स्त्रीलिंग शब्द संध्या हो जाएगा, आंसर यही बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है। अन्य दो की बात करते हैं तो भत्ता और धावा, ये भी जो है पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है इनमें से। तो इनमें से अगर स्त्रीलिंग की बात झुरमुट शब्द होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता, ये पुल्लिंग होता है। बाकी अंत्येष्ट, निराशा, इच्छा, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो मृत्यु शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प सब पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन में भी हमें बताना कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। दिन शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता, ये पुल्लिंग शब्द होता है। बाकी दोपहर, सांझ, सुबह, ये सब क्या होता है, पुल्लिंग होता है। नहीं, स्त्रीलिंग। दोपहर, शाम, सुबह स्त्रीलिंग है, बाकी दिन सब पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है इनमें से। तो पानी शब्द जो है वो पुल्लिंग होता है, ठीक है। बाकी मानी, रानी, कहानी, ये सब स्त्रीलिंग है। अब द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो पुल्लिंग की श्रेणी में आती हैं, किंतु अपवाद स्वरूप में चाय, स्याही, शराब, ये सब स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो ऋषि का स्त्रीलिंग होता है ऋषिका। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होता है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो है कोयल। कोयल ही होता है, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा में कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं है। कोयल शब्द सदा स्त्रीलिंग में होता है, किंतु लिंग परिवर्तित करते समय नर या मादा जोड़ दिया जाता है। जैसे नर कौवा मादा, नर कौवा मादा कौवा, नर कोयल मादा कोयल, इस तरीके से लिंग परिवर्तन होता है, ठीक है। बाकी सभी के से सभी में लिंग परिवर्तन, जैसे चाचा चाची, बहन भाई, भैंस शाह भैंस, ये सभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। अब अगला चैप्टर इसमें अभ्यास प्रश्न में देखेंगे तो भिन्नार्थक शब्द देखना है। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि इनमें से भिन्नार्थक शब्द बताइए कौन सा है। यानी पावक, अनल, अनिल और किसान, इनमें से कौन एक अलग शब्द है, बाकी सारे सब एक साथ आते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अनिल जो दिया गया है ये क्या है, ये एक अलग है। अलग क्यों, क्योंकि ये भिन्नार्थक इसलिए है क्योंकि इसका अर्थ होता है वायु, हवा, बयार। बाकी अन्य तीनों शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, आग होते हैं। तो अलग शब्द सबसे क्या है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बताना है कि समूहार्थक शब्द चिन्हित करना है इनमें से। तो पुरुष, स्त्री, मनुष्य और भीड़। तो इसमें से अगर भीड़ की बात करते हैं तो भीड़ क्या समूहार्थक शब्द है, ठीक है। भीड़ में क्या बहुत सारे समूह, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर तब भीड़ इकट्ठा होती है, तब भीड़ बनती है, तो समूहार्थक शब्द भीड़ हो जाएगा। बाकी सारे समूहार्थक शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है इनमें से कौन सा नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो पर्वत, नग का अर्थ पर्वत होता है, नग का अर्थ सूर्य होता है, नग का अर्थ सर्प भी होता है, लेकिन नग का अर्थ हाथी नहीं होता, ठीक है। नग के अनेकार्थक शब्द में पर्वत, सूर्य, सर्प, वृक्ष होते हैं। हाथी जो है नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो आंसर आपका डी पार्ट ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें से कौन मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो मूक का अनेकार्थक शब्द की बात करें तो शांत जो होता है वो मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं होता, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। शांत जो होता है क्या होता है, मूक के अनेकार्थक शब्द में चुप है, विवश, गूंगा, अवाक आ जाता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी। तो जल प्राण पुत्र जो होता है जीवन का अनेकार्थी शब्द है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अब मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सिर से पानी गुजर जाना, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है। तो सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आंखों का तारा होना, इसके लिए कौन सा अर्थ हो जाएगा, इसमें से कौन सा अर्थ होता है इसका। तो आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बहुत प्रिय होना, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाल की खाल निकालना, इसका अर्थ क्या निकलता है। तो बाल की खाल निकालना मतलब बहुत छानबीन करना, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसमान पर दिए जलाना, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो आसमान पर दिए जलाना मतलब कि वीरता या साहस का कार्य करना, इसका अर्थ होता है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वेद वाक्य मानना, वेद वाक्य मानना इसका क्या अर्थ होता है मुहावरे का। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है प्रमाणित बात को मानना, आंसर बी सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मुहावरा है उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका क्या अर्थ होता है। तो उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ होता है रहस्य की बात तत्काल जानना, आंसर डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है।
तो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करिए। ठीक है, गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान, इसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम कीजिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है दिखावटी ठाठ बाट पर वास्तविकता कुछ नहीं। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दिखावटी ठाठ बाट पर वास्तविकता में कुछ है नहीं, उसको हम कहते हैं छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए रोजा छुड़ाने, गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो गए थे रोजा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी, इस मुहावरे का अर्थ होता है सुख प्राप्ति के लिए प्रयास में दुख का पीछे पड़ जाना। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में गड़ना, एक अभी आया था आंखों का तारा होना, जिसका अर्थ था ये बहुत प्रिय होना। अब आया आंखों में गड़ना, इसका क्या अर्थ हो जा रहा। तो आंखों में गड़ना मतलब कि वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना, यानी कि वस्तु की पाने की इच्छा हो जाना, उसको कहते हैं आंखों में गड़ना। अगला जो है लोकोक्ति है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इन लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, यानी जो मेन काम था उसको छोड़ दिया, अब दूसरे किसी काम में लग गए, तो उसको हम क्या कहते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उठ जाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो उठ जाना मुहावरे का अर्थ होता है जो है मर जाना, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उठा न रखना, उठा न रखना मुहावरे का क्या अर्थ है, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका मतलब कि कोई कसर न रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक आंख से देखना, इसका क्या अर्थ होता है, एक आंख से देखना मतलब समान भाव से देखना, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक लाठी से सबको हाँकना, इसका अर्थ बताइए, एक लाठी से सबको हाँकने का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ हो जाएगा सभी के लिए समान नीति अपनाना, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खरी खरी सुनाने का अर्थ क्या होता है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है साफ साफ कहना। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। खरी खोटी सुनाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब भला बुरा कहना, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह मुंह और मसूर की दाल, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है अपनी औकात से बढ़कर बात करना। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तन पर नहीं लगता फान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, इसका तात्पर्य क्या है, मतलब कि झूठी रहीसी दिखाना। ठीक है, आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया गया है नेकी 9 कोस बदी 100 कोस, इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है बुराई का प्रसार अच्छाई की तुलना में दूर तक और ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नहाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य पूर्ण करना, यानी गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न 3 में न 13 में, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है जो किसी गणना में ना हो, उसको हम कहते हैं न 3 में न 13 में। अगला मुहावरे की बात करते हैं, तो उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। तो प्रतिष्ठा चले जाने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला जो होगा वो अभ्यास प्रश्न जो होगा अशुद्धियों से होगा, और चलिए देखते हैं इसमें अशुद्धियों से क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इनमें से। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें अगर हम देखेंगे तो महत्व जो दिया गया है डी पार्ट, ये गलत दिया गया है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, महत्व को अगर हम लिखते हैं तो इसका शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो महत्व को हम लिखेंगे तो इस तरीके से इसका शुद्ध रूप होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ था, ये इस तरीके से शुद्ध रूप है और ये गलत वाला रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है इनमें से। पुष्पांजलि, निरपराध, निरापराध, भास्कर और उज्ज्वल, इनमें से गलत कौन सा शब्द है ये बताना है। इसमें गलत शब्द की अगर हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो बी पार्ट हो जाएगा, निरापराध। ठीक है, निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है, निरपराध, निरपराध होता है, ना कि निरापराध। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए, इसमें से कौन सा गलत शब्द है। ठीक है, साधु, शून्य, सांसारिक और हस्तक्षेप, इसमें से गलत शब्द कौन सा है। तो गलत शब्द की अगर हम बात करेंगे
तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमें शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा है। शुद्ध शब्द की अगर हम बात करेंगे इनमें, देखिए अभ्यस्त शब्द कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे गलत रूप से लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला चयन करना है इनमें से। अवनत और श्रृंगार, इसके अलावा दो शब्द और हैं, मुश्किल और मातृभूमि, जो कि इस तरीके से कुछ यहाँ पे दिखाई दी है, मुश्किल और मातृभूमि। तो इसमें सही शब्द क्या है, श्रृंगार शब्द जो है सही वर्तनी वाला शब्द है। अवनत जो दिया गया था इसका जो है सही वर्तनी जो होता है वो अवनत इस तरीके से होता है। ठीक है, ये गलत है, ये सही है। मुश्किल जो है और मातृभूमि, मुश्किल का जो है मुश्किल इस तरीके लिखा जाता है और मातृभूमि को इस तरीके से लिखते हैं। अगले क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है। कवियत्री का इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी शब्द है, तो कवियत्री का डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत लिखे हुए, डी पार्ट में सही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मानव मात्र को गीता के महात्म्य, अब महात्म्य जो रेखांकित शब्द है इसका शुद्ध रूप बताना है। तो महात्म्य का रेखांकित शब्द शुद्ध रूप की बात की गई, ये गलत लिखा हुआ है, सही रूप ये है। ठीक है, महात्म्य सही रूप जो है बी पार्ट में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमें उच्च श्रृंखलता का जो है हमें क्या बताया, उच्च श्रृंखलता का जो है हमें शुद्ध रूप बताना है। ठीक है, और इस तरीके से ऑप्शन को दिया गया है। तो इसमें अगर हम देखेंगे इस शब्द का शुद्ध रूप तो सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है उच्च श्रृंखलता, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्या है कि लाइन इसमें दिया है कवियत्री, कवियत्री को जो है इसमें सही रूप से बताना है कौन सा है, तो ये बी पार्ट है, कवियत्री को हम इस तरीके से लिखते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ गया था। अगले क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि, अब श्रुतलिपि की बात कर रहा है, तो श्रुतलिपि जो है गलत लिखा हुआ है, इसको सही रूप से ऑप्शन में कौन सा है, तो श्रुतलिपि को हम डी पार्ट के तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भग्गू सेठ तो बहुत दुष्चरित, अब दुष्चरित व्यक्ति, अब दुष्चरित जो दिया गया दुष्चरित गलत है, इसको सही रूप से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, तो दुष्चरित होता है, दाप पे छुटाओ की मात्रा होता है, ना कि बढ़ाओ की, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। शुद्ध शब्द बताना है। गंगा जल, बेबुनियाद, चौपाया, बड़ा सा, इसमें से अगर शुद्ध शब्द की बात करें तो बड़ा सा हो जाएगा, ये शुद्ध है, बाकी सारे गलत हैं, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में इसका प्रयोग किया जाता है, बड़ा सा शुद्ध शब्द है, बाकी सब अशुद्ध हैं, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो गंगा जल को इस तरीके लिखा जाता है, बेबुनियाद को भी और चौपाया को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी बताइए, यानी कि सही वर्तनी बताना है इनमें से। तो सही वर्तनी जो है वो शमशान का सी पार्ट में दिया गया है, शमशान सी पार्ट के तरीके से लिखा जाता है। अध्ययन शब्द का सही बताना है, कौन सा सही शुद्ध रूप से इसमें लिखा हुआ है, तो अध्ययन शब्द का इसमें शुद्ध रूप लिखा हुआ है बी पार्ट में। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इनमें से, तो सर्वोत्तम, अगर हम बात में तो गलत है, संसारी भी गलत दिया गया है, और इसके अलावा दो और ऑप्शन है इस तरीके से, कीर्ति जो कि गलत है, सच्चिदानंद सही है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी शब्द बताना इनमें से। तो शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो ऊपर ही लिखित जो सी डी पार्ट में दिए गए सही है, बाकी सारे गलत हैं। अगले क्वेश्चन में बताना कि कहाँ पर त्रुटि की गई है। इस पुस्तक के विकास में अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला, कोई त्रुटि नहीं है, कहाँ पर गलती की गई। अगर हम बात करें तो प्रस्तुत वाक्य में तो विकल्प ए में त्रुटि किया गया है। ठीक है, इस पुस्तक के विकास में त्रुटि है। ठीक है, इसके स्थान पर इस पुस्तक के लेखन में होना चाहिए, विकास नहीं, पुस्तक को लिखा जाता है उसमें विकास शब्द का अर्थ कोई नहीं होता, अनर्थ, तो आंसर इसमें ए पार्ट में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए में त्रुटि, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं, कहाँ पर इसमें जो है त्रुटि किया गया है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो पुलिस द्वारा जो चोरी जो दिया गया है ये गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ए पार्ट में गलती की गई। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है इसमें से, तो प्रतिनिधि की बात करेंगे तो सी पार्ट में शुद्ध रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें बताना है अत्यधिक का जो है सही रूप से इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा। अत्यधिक को हम शुद्ध रूप से लिखते हैं ए पार्ट वर्ड के तरीके से, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो ये होगा शुद्ध अशुद्धि। अब अगला जो चैप्टर होगा वो रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सम्राट अशोक के लिए इन्हें जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में प्रदान नहीं किया जाता है,
तो इनमें से अगर देखा जाए तो भोजपुरी भाषा में नहीं दिया जाता, बाकी मलयालम, तेलुगु, संस्कृत में दिया जाता है। अब संविधान की जो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा का स्थान प्राप्त नहीं है, इसलिए जो है इस भाषा में प्रदान नहीं किया जाता। साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो माधव कौशिक है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। साहू शांति प्रसाद के जैन के परिवार वालों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था 1968 में, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को, उनकी कृति थी चिदम्बरा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? तो हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इन्हें 1968 में प्रदान किया गया था चिदम्बरा के लिए। क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ इनमें से? तो नहीं की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भारत भारती के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ, बाकी यामा, उर्वशी, चिदम्बरा इन सभी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस कवि अथवा लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है इनमें से? तो वह है काशीनाथ सिंह, बाकी केदारनाथ सिंह को प्राप्त है, श्रीलाल शुक्ल को भी और अमरकांत सिंह को भी प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया गया बिहारी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बिहारी पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरस्कार को केवल राजस्थान के लेखकों को प्रदान किया जाता है? इनमें से देखा जाएगा तो वो है बिहारी पुरस्कार। ठीक है। सिर्फ राजस्थान के लेखकों को प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती सम्मान किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये दिया जाता है उत्तर प्रदेश के द्वारा, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचस्पति पुरस्कार किस भाषा के लेखकों को प्रदान किया जाता है? तो वाचस्पति पुरस्कार जो दिया जाता है संस्कृत भाषा के लेखकों को दिया जाता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था 1991 में, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने किया था? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले कौन है? तो हिंदी साहित्य में प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले नाम है श्री हरवंश राय बच्चन, आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा कौन सा सम्मान जो है इसमें से नहीं दिया जाता है? तो वो सम्मान का नाम क्या है? मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक है। मूर्ति देवी सम्मान प्राप्त जो है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा नहीं दिया जाता है। मूर्ति देवी जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान किस सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये दिया जाता है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, कौन सा पुरस्कार व्यंग्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो वो है शरद जोशी सम्मान, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शरद जोशी सम्मान। ठीक है। ये व्यंग्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। और ये वीडियो यहीं पर होता है, यहीं पर एंड होता है। लगभग जितने भी टॉपिक यूपी SSC प्लेट में पूछे जाने और सभी का कवर किया गया इसमें मेन पॉइंट। टोटल 5 क्वेश्चन आने हैं हिंदी से। तो इस तरीके से इसमें ये हमें लगता है कि ये बहुत ही अच्छा और कम से कम इसमें अगर आप 3 से 4 बार इसको देख लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।